डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो टंड्रा भी इसी में आता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इनको एक्सप्लेन नहीं किया सर ने। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं वो हम ब्रॉडली किन किन इकोसिस्टम में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेराइन, फ्रेश वाटर, मेराइन, एस्चुराइन इकोसिस्टम्स, कोरल रीफ्स एंड ये वाला भी याद रखिएगा, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स। देखिए ये फ्रेश वाटर, मेराइन एंड एस्चुराइन, ये तो मैंने बताया आपको। फ्रेश वाटर जो है इसमें क्या आते हैं, वो वाटर्स जिनमें सैलिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होगी कि कम होगी, बहुत ही कम होती है। ये मैं आगे बताऊंगा, 15 के नीचे होती है इनकी, तो वो आगे मैं जब मैं बायोमस पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा कि इसकी कितनी सैलिनिटी होती है। नेक्स्ट इज़ मेराइन, इनकी सैलिनिटी जो होती है मुझे बताइए कम होती है कि ज़्यादा होती है? सैलिनिटी बहुत होती है, ओके। और एस्चुराइन की सैलिनिटी जो होती है वो दरमियाना लेवल की होती है, ना फ्रेश वाटर के जैसे कम, ना ही मैराइन वाटर के जैसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये ठीक है। कोरल रीफ्स में आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स इन द डिफरेंट ओशंस इन आई कैन से मैराइन एनवायरनमेंट्स, तो ये मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहाँ एक चीज़ आप याद रखेंगे जो मुझे जहन में आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं आपको पता है ये दो किस्म के होते हैं, क्या क्या है? एक है आपके लूटिक, जो मैंने बताए थे, लूटने अगर कोई चलता है तो वो तेज़ चलता है, जिसमें आपके रिवर्स आते हैं जो कि फास्ट फ्लोइंग होते हैं, वाटर्स रिवर्स आते हैं या स्ट्रीम्स आती हैं एट्सट्रा, ठीक है। और दूसरे हैं लैंटिक। लैंटिक अगर वहाँ पे ऑप्शन ना हो, वहाँ पे ये हो सकती है लैकस्ट्राइन, ओके, लैकस्ट्राइन इकोसिस्टम्स, जिसमें आपके लेक्स एंड पॉन्ड्स आते हैं जो कि एक जगह पे होते हैं, स्टैगनेंट, जिनमें वाटर स्टैगनेंट होता है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये आगे हमें नहीं पढ़ना है, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इसकी जिक्र नहीं आएगी आगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपको पता है जो ओशन होता है, सपोज दिस इज ओशन, ओके, एंड दिस इज ओशन फ्लोर। आपको पता है कि ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स यहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स डेवलप होते हैं और यहाँ पे मैग्मा ऊपर निकलता है बीच में, जिसे आपने पढ़ा होगा ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये जो मैग्मा यहाँ से होके यहाँ से ओशन का बेसिन बना देता है जो कि इस डायरेक्शन में फिर जाता है। तो यहाँ पे ये जो रीजन बनता है, ये रीजन जहाँ से ये आउटलेट होता है, दीज आर कॉल्ड हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ओके। तो यहाँ पे भी कुछ लाइफ है, याद रखिएगा। हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रेशर जो होता है, चूँकि ये बॉटम पे होते हैं ओशन में, तो आप मुझे बताइए प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा? प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, मुझे बताइए लाइट यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकती है क्या? लाइट की एब्सेंस होगी, सनलाइट की कंप्लीटली एब्सेंस होगी। अच्छा, यहाँ जब ये मैग्मा रिलीज होता है तो दैट इज़ वेरी टॉक्सिक ऑल्सो, ओके। तो लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। टॉक्सिक मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा आप अडाप्ट हो जाएंगे ना मेरी राइटिंग में, फिर आपको अच्छे से ये समझाएंगे सारे नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ। ये क्रॉस क्या होता है, इंक्रीज़ क्या होता है, डिक्रीज़ क्या होता है, ये आप खुद समझेंगे। फिर इस तरह से टाइम बचता है। अगर मैं इंक्रीज़ लिखूंगा तो उसमें टाइम लगता है, डिक्रीज़ लिखूंगा तो टाइम काफ़ी लगता है। सो आई एम सेविंग द टाइम ऑफ योर्स एज वेल एज माइन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लेकिन कुछ लाइफ है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होते हैं, रिमेंबर, यहाँ पे कुछ कीमो, क्योंकि लाइट है ही नहीं वहाँ पे, कीमो ऑटोट्रॉफिक। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होना है, लेकिन कौन करेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तभी तो यहाँ पे बाकी लाइफ सर्वाइव कर सकती है। वैसे बाकी लाइफ नहीं होती, यहाँ यही कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, ओके। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि लाइट का यूज़ नहीं करते हैं, वो केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं खुराक बनाने के लिए अपना। जैसे आपका सल्फर बैक्टीरिया है ना, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ये क्या हो रहा है इसको? तो ये चीज़ें आपको समझनी है। वैसे आप ये अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी ज्योग्राफी में एक और कंसेप्ट आप यहीं भी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इन्हीं वेंट्स के बारे में। यहाँ पे पढ़ेंगे आप ब्लैक स्मोक्स, ओके, और पढ़ेंगे
लेट मी राइट इट हियर, वाइट स्मोक्स पढ़ेंगे आप, ये अच्छे से पढ़ेंगे आप, ये मतलब ये छोटा सा कंसेप्ट है, पढ़ेंगे आप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप मुझे बताइए, अगर हम वेटलैंड्स की बात करते हैं, वेटलैंड्स दलदल वाली ज़मीन, ओके, वेटलैंड्स दलदल जो आसन जो रिवर्स के पास होते हैं, जिसमें सपोज आपके मैनग्रूव्स आते हैं, सुंदरबन याद है ना, मैनग्रोव्स आते हैं, मैंग्रोव ट्रीज जहाँ पे होते हैं, कहने का मतलब है मार्शेस, मार्शेस या पीट्स, बॉग्स, फैंस, ये जो हैं दीज आर टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स, ओके। वेटलैंड्स बड़े अच्छे से आगे पढ़ना है हमें तो समझें आप कि ये हम कहाँ पे रखेंगे, एक्वेटिक कि टेरेस्ट्रियल, कि ये कुछ और जगह पे रखेंगे हम। बेसिकली इनको हम कहते हैं दीज आर ट्रांजिशनल इकोसिस्टम्स, ना ही लैंड पे, ना ही हम कहते हैं ये लैंड वाले इकोसिस्टम्स हैं, ना ही हम कहते हैं टोटली एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, हम कहते हैं दीज आर ट्रांजिशनल इकोसिस्टम्स। तो इतना क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू the next concept, that is very interesting concept, that is size of ecosystems. Size of ecosystems. अगर हमें कोई कहता है बताइए सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन है, कौन सा है सबसे छोटा इकोसिस्टम, कितना छोटा हो सकता है, तो कहिएगा ए ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर एग्जाम में आए ए ड्रॉप ऑफ वाटर वहाँ पे दिया होगा, स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, ओके, दिस इज स्मॉलेस्ट। क्योंकि आप समझ सकते हैं इसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके आसपास वाटर है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पीएच है, कुछ बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है, तो केमिकल्स भी हैं, तो इसका मतलब है ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम, ओके। एंड लार्जेस्ट कौन सा है, बायोस्फीयर, लार्जेस्ट। अगर एक क्वेश्चन वहाँ आता है विच इज़ द functional unit of biosphere, structure and functional unit कौन सा है बायोस्फीयर का, तो आपको पता है that is also ecosystem only, okay, you remember this। मुझे आता है कोई पॉइंट ज़हन आता है, तो यहाँ पे ये क्लियर कीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ऐसे मैं रखता हूँ, आपने सुना होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इकोटोन के बारे में सुना होगा, है ना, इकोटोन क्या होता है एंड एज इफेक्ट क्या होता है, एज इफेक्ट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जहां पर भी दो इकोसिस्टम्स, ये एक इकोसिस्टम है और ये एक इकोसिस्टम है, जहां पर भी ये मिलते हैं जो कि ट्रांजिशनल रीजन होता है, ट्रांजिशनल रीजन, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम ए एंड इकोसिस्टम बी। ट्रांजिशनल रीजन, दिस इज कॉल्ड इकोटोन। यहां पे एक्चुअली क्या होता है ये समझेंगे आप। इसे हम इसीलिए क्या कहते हैं, इकोटोन को हम इसीलिए कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन भी। वहां इकोटोन नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, याद रखिएगा, कभी वो घुमाने के लिए कुछ ऐसी टर्म्स लिखते हैं ना, फिर इंसान पछताता है, काश मैंने सारी टर्म्स जहन में रखी होती। जोन ऑफ जंक्शन भी कहेंगे या इसे जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं, ओके। अब यहां पे ये समझेंगे आप कि ये ऐसा जोन है, इट इज इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट जोन इनके दरमियान है, इंटरमीडिएट जोन है ये। और यहां पे क्या होता है, यहां पे पर्टिकुलरली इस जोन में क्या होता है, देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि इन तीन जोन्स में, इकोसिस्टम बी, इकोसिस्टम ए या इस इकोटोन में, बताइए इन तीनों में से कहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, कहां पे ज्यादा एबंडेंट, ज्यादा टाइप्स एंड ज्यादा एबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इकोटोन में। इकोटोन में हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है। क्यों होती है, क्यों होती है, बिकॉज देखिए यहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम बी में, फॉर एग्जांपल, है ना, इकोसिस्टम बी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, रिकॉर्ड हाँ हो रहा है, इकोसिस्टम बी में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्चुअली अडैप्टेड यहाँ के हैं, अडैप्टेड यहाँ के लिए हैं, फॉर इकोसिस्टम बी, फॉर इकोसिस्टम बी। यहाँ अडैप्टेड फॉर ए, यहाँ फॉर ए, कुछ ए के भी इसमें आते हैं, फॉर बी एंड फॉर दिस इको
टोन रीजन ऑल्सो। ये समझेंगे कि इस रीजन में कुछ तो इकोसिस्टम ए के भी आया करेंगे, इकोसिस्टम बी के भी, क्योंकि उनकी भी कुछ हद तक अडाप्टेशन होगी, लेकिन उस इकोटोन रीजन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो वहीं के होंगे, ठीक है, जो वहीं ज़्यादा अडाप्टेड होंगे। तो इसमें डाइवर्सिटी, हाईएस्ट डाइवर्सिटी होगी अमंग द थ्री। समझ आ रहा है? अब फॉर एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं आप इकोटोन? ये सपोज दिस इज अ रिवर, ओके, रिवर के बैंक के पास जो रीजन है दिस इज इकोटोन रीजन, ओके। इसी तरह से अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल जो रिवर है, कई जगहों पे रिवर जो होता है फिर मार्शी लैंड होती है, मार्शी लैंड, ओके, दैट मार्शी लैंड, फिर यहाँ पे जो होता है यहाँ पे लैंड है, ये लैंड है, ये रिवर है, ये बीच में दलदल है, दिस रीजन, दिस इज ऑल्सो इकोटोन, ओके। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको सिखाया है, सपोज दिस इज अ रिवर, ओके, दिस इज अ रिवर, और ये नीचे जाके समंदर में पानी डालता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये ट्रांजिशनल रीजन है दिस इज कॉल्ड एस्चुअरी। ये भी क्या है फिर? व्हाट इज दिस एस्चुअरी? यू कैन डायरेक्टली से दिस एस्चुअरी इज आल्सो एन इकोटोन। अब यहाँ पे एज इफेक्ट क्या है? देखिए, ये जो इकोटोन रीजन होता है, इकोटोन रीजन होता है, हमने अभी देखा कि इसमें इन इकोटोन क्या होता है कि इसमें डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये इंक्रीज इन डाइवर्सिटी एट दिस रीजन, दिस जोन ऑफ जंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट, एज इफेक्ट। और इस रीजन में जो सबसे अबंडेंट स्पीशीज होते हैं, सबसे अबंडेंट स्पीशीज, दोज आर कॉल्ड मोस्ट अबंडेंट, ओके, मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज जो होंगे यहाँ पे, दोज आर कॉल्ड एज स्पीशीज। आज मैं बड़ा भी लिख रहा हूँ, थोड़ा मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इस स्क्रीन को फुल ही स्क्रीन रिकॉर्ड में लाने के लिए मैंने कोई टेक्निक डिवाइस किया है, देखते हैं चलेगा कि नहीं। तो इतना क्लियर है। अगर आप इसके आगे भी जानना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, तो मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा, वो पढ़ेंगे आप खुद ही, ओके। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट नेसेसरी। थोड़ा सा अगर फिर भी आप करते हैं तो आप ये देखिएगा इकोटोन एंड इकोक्लाइन के दरमियान क्या फ़र्क होती है, और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अच्छा, आप इकैड देखिएगा क्या होता है, इकैड, या जिसे हम इकोफीन भी कहते हैं, क्लियर। और इसी तरह से आप इकोटाइप दिखिएगा क्या होता है, एंड इकोस्पीशीज अगर पढ़ना चाहें कोई फर्दर, कोनोस्पीशीज, वरना इतना काफ़ी है, ओके। कोनोस्पीशीज कम से कम। अच्छा, ये वाला आप कीजिएगा एटलीस्ट, इकोटोन एंड इकोक्लाइन के दरमियान क्या फ़र्क होती है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक डालता हूँ, मैंने वो पढ़ाया नहीं लेकिन मुझे लगता है, लेट मी पोज इट हियर, ओके। इसका आंसर आप अपनी कॉपी पे लिखना। देयर इज वन ऑफ द पर्सन्स हु हैज़ गिवन 4 लॉज ऑफ इकोलॉजी। वो कौन है? हु इज ही एंड व्हाट आर द लॉज? हु एंड व्हाट आर द लॉज? ये आप कहीं पे सर्च करें, चाहे नेट करें या वो करें, फिर आप लिखिएगा। अगर आपको नहीं आएगा फिर मैं आपको सिखाऊंगा, क्लियर। और जो कोई भी लिखेंगे, अगर कोई बेटर रहेगा कि यहाँ कमेंट्स में भी वो अच्छे से लिखेंगे, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स आल्सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि आप सबको पता है, हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? What does ecosystem give us? Okay, what are the benefits of this ecosystem for us? The benefits are very huge, and those benefits are collectively called, हम इसको क्या कहते हैं? एक खास टर्म हम कहते हैं इसको, we say ecosystem services. Ecosystem services. देखिए, एज पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, ओके, ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हैं? ये प्रोसेसेस हैं या फंक्शंस हैं,
फंक्शंस हैं किसकी? ऑफ इकोसिस्टम्स, जिससे क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है? कोई ना कोई वैल्यू मिलता है हमारे लिए। किन के लिए? पीपुल। यहां पे एक मिनट है, वैल्यूज मिलते हैं इंडिविजुअल के लिए, फॉर इंडिविजुअल और सोसाइटी एज ए होल। ये इनकी बताई गई डेफिनेशन है, या फॉर सोसाइटी आप लिख सकते हैं। तो आपकी जो शंकर आईएएस है उसमें दिए गए हैं काफ़ी सारे इकोसिस्टम सर्विसेज जो भी है, लेकिन मैं थोड़ा उनको कैटेगराइज करूंगा और आप भी ऐसे ही अपनी नोट्स पे लिखिएगा, वही चीज़ें मैं बताऊंगा। आप 4 कैटेगरीज याद रखिएगा। 4 कैटेगरीज में हम टोटल जो भी हमें मिलता है इकोसिस्टम से वो हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वही चीज़ें होंगी लेकिन मैं उनको थोड़ा कैटेगराइज करूंगा। देखिए कैसे। एक तो वो होता है जो कि हमें मटेरियल मिलता है वहां से, इकोसिस्टम से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, मैं मटेरियल नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं टर्म, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजनिंग सर्विसेज। जरा आप मुझे बताइए क्या क्या मटेरियल मिल सकता है? देखिए खुराक मिल सकता है ना, फूड मिल सकता है, फोडर हमारे गाय बकरियों के लिए, ठीक है, हमें काफ़ी सारी बायोकेमिकल्स मिल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से वाटर हमें मिलता है इकोसिस्टम से, एयर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो मटेरियल प्रोडक्शन होती है, मटेरियल प्रोडक्शन वो किस में आती है? प्रोविजनिंग सर्विसेज में। दिस इज मटेरियल्स। नेक्स्ट हो गया, ये रेगुलेटिंग सर्विसेज भी देते हैं। रेगुलेटिंग मीन्स कि ये कुछ प्रोसेसेस रेगुलेट करते हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट या बेटरमेंट ऑफ इकोसिस्टम्स के लिए ज़रूरी है। जैसे ये क्या रेगुलेट करते हैं? क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओके। इसी मतलब आपको पता है कि मॉडरेशन इन क्लाइमेट जो होती है वो इसी की वजह से होती है। नहीं तो अगर इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्स हैं हमारे पास, पर्टिकुलरली जो फॉरेस्ट्स होते हैं, अगर ये नहीं होते तो हमारा टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा राइज भी हो सकता था। सो ये चीज़ें इससे होती हैं। या ड्राट्स जो होती हैं, फ्लड्स जो होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं ये, उनको मॉडरेट करते हैं ये, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि हमें काफ़ी सारे इकोसिस्टम जो हैं जिनमें ट्रीज़ वगैरह होते हैं, देयर रूट्स देयर रूट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, तो इरोजन बचाते हैं, या फ्लड्स वगैरह जो होते हैं उनका असर काम होता है। अच्छा, काफ़ी सारे ऐसे इकोसिस्टम्स में ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स हैं हमारे पास, या ऐसे इंसेक्ट्स हैं हमारे पास जो कि पॉलिनेशन करते हैं। अच्छा, वाटर और एयर प्योरीफिकेशन करते हैं फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रेगुलेशन जो होती है, रेगुलेटिंग सर्विसेज में आएंगे। फिर आप खुद ही देखेंगे आपकी उस बुक पे, यहाँ पे वो सारी चीज़ें डालेंगे जो कि आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये एक रेगुलेशन हो रही है। नेक्स्ट जो है दैट इज कल्चरल वैल्यू, TU, कल्चरल वैल्यू भी ये प्रोवाइड करते हैं। देखिए इकोसिस्टम सर्विसेज एक अहम क्वेश्चन रहता है, कभी मेंस में डायरेक्टली डाल देते हैं कल्चरल वैल्यू, या यहाँ पे याद रखिएगा प्रोविजनिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज और प्रोविजनिंग सर्विस में इतनी फ़र्क है। प्रोविजनिंग में मटेरियल प्रोडक्शन, मटेरियल जो हमें मिलता है वहाँ से, यहाँ हमें नॉन मटेरियल प्रोडक्शंस, जैसे एजुकेशन, यहाँ हम रिसर्च करते हैं डिफरेंट एनिमल्स पे, डिफरेंट प्लांट्स पे, डिफरेंट इकोसिस्टम्स पे। तो ये चीज़ें जो रिसर्च होती है दैट इज़ कल्चरल, दैट कम्स अंडर कल्चरल सर्विसेज। इसी तरह से स्पिरिचुअल, आपको पता है स्पिरिचुअल भी इसी में आएगा, है ना। मनी ऑफ द स्पिरिचुअल पर्सन्स आर कनेक्टेड विद द सीरीन इकोसिस्टम्स, बहुत ही ठंडक वाले, दिल को खुश करने वाले इकोसिस्टम्स, है ना। अच्छा, रेक्रिएशंस एक्स्ट्रा, ये सब आपको समझ आ गया। अब लास्ट वाला जो है दैट इज लगेगा आपको इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, दैट इज सपोर्टिंग सर्विसेज। एक मिनट, टाइम कितना है? 25। सपोर्टिंग सर्विसेज, यहां देखिए आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या आएंगे। देखिए ये सारी सर्विसेज तभी पॉसिबल हैं जब वो
सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, मतलब जब वो चीज़ें बने जिनकी वजह से ये सारे फिर पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल फॉर्मेशन, जब तक सॉइल नहीं बनेगी, इकोसिस्टम्स में सॉइल फॉर्मेशन होती है, अब जब तक सॉइल नहीं बनेगी तो आप हमें बताए सॉइल पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता फिर। अच्छा, इसी तरह से जब तक प्राइमरी प्रोडक्शन ना हो, प्राइमरी प्रोडक्शन मीन्स जब तक प्लांट्स ना बने, है ना, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब वो ना बने तो तब तक कंज्यूमर्स कहाँ से बनेंगे, कहाँ से डियर्स, लायंस वगैरह जो मैं बता रहा था वो कहाँ से आएंगे। तो ये ज़रूरी है इकोसिस्टम के लिए प्राइमरी प्रोडक्शन एक सपोर्टिंग सर्विस है। दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ओके, इसी तरह से न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी इसी में आएगा। अगर न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल नहीं करते तो कुछ नहीं होने वाला, किसी भी इकोसिस्टम का सस्टेन आगे नहीं करेगा।